जब हम सड़क पर कोई हादसा देखते हैं तो हमारा जो नज़रिया होता है ना, वो बिल्कुल एक स्पोर्ट्स मैच के स्लो मोशन रिप्ले जैसा हो जाता है। हाँ, वही फ्रेम बाय फ्रेम देखने वाली आदत। एग्जैक्टली मतलब हम सिर्फ उस आखिरी सेकंड पर जूम इन करते हैं, टक्कर कैसे हुई, इंडिकेटर किसने नहीं दिया या फिर रॉन्ग साइड से कौन आ रहा था। बिल्कुल। हमें बस वो एक गलती दिख जाती है और हम तुरंत जज बन जाते हैं कि सारी जिम्मेदारी उस इंसान की है जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा था। केस क्लोज्ड। और पता है, ऐसा सोचना ना बहुत इंसानी फितरत है। हमारे दिमाग को हमेशा सीधे, साफ और आसान जवाब पसंद आते हैं। राइट। जो विजिबल एक्शन है, यानी जो चीज़ बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो रही है, उसे पकड़ना और ह्यूमन एरर का ठप्पे लगाकर आगे बढ़ जाना हमारे लिए बहुत कंफर्टिंग होता है। हाँ, क्योंकि उससे लगता है कि सब कुछ सॉर्टेड है। एग्जैक्टली इससे हमें एक इल्यूजन मिलता है कि दुनिया हमारे कंट्रोल में है। अगर हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाए ना, तो ये जो आसान जवाब है, ये पूरी तरह से बिखरने लगते हैं। सो ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम जिस कॉन्सेप्ट को डिकोड कर रहे हैं, वो हर घर से एक सैनिक किताब के चैप्टर 5 से आता है, जिसका टाइटल है द प्रेशर्स दैट पुश अस। बहुत ही पावरफुल चैप्टर है ये। वहीं तो इसका कोर आइडिया ये है कि सड़क हादसों के पीछे सिर्फ किसी की पर्सनल केयरलेसनेस या खराब ड्राइविंग नहीं होती, बल्कि कुछ अदृश्य सिस्टम और एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं जो उस इंसान को वो गलती करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। सही बात है। मतलब हम उस ड्राइवर को तो बहुत कोसते हैं जिसने रेड लाइट जंप की, लेकिन उस अदृश्य चाबुक को नहीं देखते जो उसे पीछे से मार रहा है। बिल्कुल। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये किताब हमें उस विजिबल एक्शन से हटाकर उस इनविजिबल सिस्टम की तरफ ले जाती है। इस डीप डाइव में हम प्रिसाइजली उन्हीं चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, जैसे लॉजिस्टिक्स का डिज़ाइन कैसा है, गिग इकॉनमी का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के वो जानलेवा गैप्स जो दरअसल किसी भी एक्सीडेंट की असली नींव रखते हैं। राइट, जो बैकएंड पे चल रहा है। हाँ, क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं जो सड़क पर चलने वाले हर इंसान की सेफ्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो इस सिस्टम के सबसे बड़े और भारी हिस्से से शुरू करते हैं, हमारे हाईवेज और उन पर चलने वाले बड़े ट्रक्स। अगर हम कमर्शियल लॉजिस्टिक्स के दबाव को समझे ना, तो इस किताब में जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो लिटरली किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। वो सच में डरावने हैं। मतलब मान लीजिए एक ट्रक ड्राइवर को दिल्ली से मुंबई जाकर वापस आने के लिए 72 घंटे का एक स्ट्रिक्ट टारगेट दिया जाता है। अब सुनने में तो ये सिर्फ एक टाइम लिमिट लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये क्या है? असल में ये एक सर्वाइवल रेस है। देखिए, इस पूरे कमर्शियल सिस्टम का जो मैथ है ना, वो बहुत ही बेरहम है। उस स्प्रेडशीट में दूरी और समय का तो परफेक्ट कैलकुलेशन है कि इतने किलोमीटर हैं और इतने घंटे लगेंगे। हाँ, मैथ्स तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस पूरे कैलकुलेशन में कहीं भी इस बात की जगह नहीं छोड़ी गई है कि उस 20 टन के लोहे को चलाने वाला एक फ्लैश एंड ब्लड का इंसान है। अगर वो इंसान ट्रैफिक जैम में फंसता है या मान लीजिए रास्ते में टायर पंक्चर हो जाता है, तो वो जो समय उसने गवाया उसकी भरपाई वो कहाँ से करेगा? जाहिर है अपनी नींद और अपने आराम के समय को काट कर। क्योंकि किताब में जैसे बताया गया है कि अगर वो ये 72 घंटे का टारगेट मिस करता है तो एक भारी पेनल्टी सीधा उसकी सैलरी से काटी जाएगी। एग्जैक्टली। यानी लेट होने का मतलब है कि वो पेनल्टी उसके परिवार के रेशन से या खाने से काटी जा रही है। ये बहुत बड़ा प्रेशर है। और यही से बायोलॉजी और लॉजिस्टिक्स का टकराव शुरू होता है, खास तौर पर रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच का समय। और वो सबसे खतरनाक विंडो। हाँ, ये वो टाइम विंडो है जब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमें अग्रेसिवली सोने का सिग्नल देती है। अब सोचिए, एक ड्राइवर जो लगातार 2 दिन से बिना सोए गाड़ी चला रहा है, उसका शरीर इस वक्त नींद से हारने लगता है। इस फिनोमेनॉन को साइंस की भाषा में माइक्रो स्लीप्स कहते हैं। ये माइक्रो स्लीप्स वाला कॉन्सेप्ट सच में बहुत स्केरी लगा मुझे, क्योंकि हम हमेशा इसको सिर्फ थकान समझ लेते हैं। हमें लगता है ड्राइवर को बस जमाई आ रही होगी या आंखें भारी हो रही होंगी। वही ना, लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर कोई बहुत हेवी सॉफ्टवेयर चला रहे हो और अचानक सिस्टम ओवरलोड हो जाए और 3-4 सेकंड के लिए स्क्रीन पूरी तरह हैंग हो जाए। हाँ बिल्कुल। मतलब मशीन तो ऑन है, पावर चल रही है, लेकिन अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो चुका है, पूरा फ्रीज, लाइक 1% बैटरी पे फोन चलाने जैसा। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ड्राइवर का दिमाग 1 या 2 सेकंड के लिए लिटरल सेंस में शट डाउन हो जाता है।
अब जरा इसका फिजिक्स वाला मैथ लगाइए। ओके। अगर एक 20 टन का ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पे दौड़ रहा है और उस ड्राइवर को सिर्फ 2 सेकंड की माइक्रो स्लीप आती है, तो आपको पता है उन 2 सेकंड्स में वो ट्रक कितना आगे निकल जाता है? शायद कुछ मीटर्स। लगभग 45 मीटर, यानी एक पूरी फुटबॉल फील्ड का आधा हिस्सा, और वो भी बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के, बिल्कुल ब्लाइंड। ओह वाओ, मतलब आधा फुटबॉल फील्ड बिना किसी ड्राइवर के कंट्रोल के। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी है। हम सब सोचते हैं कि क्रूज कंट्रोल जैसी एडवांस टेक ने ड्राइविंग को आसान और सेफ बना दिया है। हाँ, लोग उसको फीचर की तरह यूज करते हैं रिलैक्स करने के लिए। वही तो। लेकिन किताब एक बहुत काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट उठाती है कि क्रूज कंट्रोल दरअसल उस थके हुए ड्राइवर के लिए एक ट्रैप बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रूज कंट्रोल फिजिकल एंगेजमेंट को पूरी तरह खत्म कर देता है। जब इंसान को बार बार गियर नहीं बदलना, एक्सेलरेटर पर ध्यान नहीं देना, तो उसका शरीर एक पैसिव स्टेट में चला जाता है। राइट, एकदम आराम की मुद्रा में। हाँ, एक थका हुआ शरीर जिसे अब कोई फिजिकल एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, वो और भी तेजी से उस माइक्रो स्लीप की तरफ स्लिप होता है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ जगाए रखने में मदद करने के बजाय नींद के लिए एक स्मूथ हाईवे बना देती है। मतलब जब हम अपने परिवार के साथ वीकेंड पर हाईवे पर किसी सेफ और आरामदायक सफर का मजा ले रहे होते हैं, तो असल में हम ऐसे 20 टन के मॉन्स्टर्स के बगल से गुजर रहे हैं जिन्हें लिटरल नींद में चलने वाले लोग ऑपरेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और वो लोग ऐसा किसी शौक से नहीं कर रहे हैं, उन्हें वो लॉजिस्टिक्स का सिस्टम ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। और देखिए ना, इस कमर्शियल सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना, व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इनके पास अराइवल नापने के 100 तरीके हैं। वेयरहाउस में कंसाइनमेंट टाइम पर पहुंचा या नहीं, इसके लिए उन्होंने हर जगह जीपीएस ट्रैकर्स लगा रखे हैं। हाँ, मिनट बाय मिनट ट्रैकिंग होती है। बिल्कुल। लेकिन रात के 2 बजे वो ड्राइवर मेंटली अलर्ट है या नहीं, उसकी बायोलॉजिकल स्टेट कैसी है, इससे मापने का ना तो कोई तरीका है और ना ही सिस्टम की कोई ऐसी नीयत है। उस इंडिविजुअल इंसान को इस सप्लाई चेन में पूरी तरह से अदृश्य कर दिया गया है। ये बात बहुत हिट करती है। लेकिन देखिए, ये जो इनविजिबल प्रेशर है, ये सिर्फ हाईवेज या बड़े ट्रक्स तक लिमिटेड नहीं है। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर हम हाईवे से उतरकर किसी बिजी शहर के बीचों बीच आ जाएं, तो यहाँ एक अलग ही दुनिया चल रही है। मॉडर्न इकोनॉमी, खास करके गिग इकोनॉमी का एक पूरा साइकोलॉजिकल खेल चल रहा है यहाँ। आप फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं उन 20-22 साल के डिलीवरी राइडर्स की बात कर रही हूँ जो हमारे आसपास 2 पहिया वाहनों पर लिटरली भागते हुए नजर आते हैं। यहाँ तो कोई लॉजिस्टिक्स मैनेजर नहीं है ना जो चिल्ला रहा हो? हाँ, यहाँ उस मैनेजर की जगह किसी और ने ले ली है। यहाँ दबाव का रूप एकदम डिजिटल हो चुका है। ट्रक्स के लिए जो काम वो 72 आवर्स की टाइम लिमिट कर रही थी ना, यहाँ वो काम एल्गोरिदम कर रहा है। एल्गोरिदम का चाबुक। एग्जैक्टली। उस यंग राइडर के स्मार्टफोन की छोटी सी स्क्रीन पर एक अलग तरह की जंग चल रही होती है। आप उसकी जगह खुद को रखकर सोचिए। उसके पास एक साथ 3 अलग-अलग रेस्टोरेंट्स के एक्टिव ऑर्डर्स हैं। ओह, एक नहीं, मल्टीपल ऑर्डर्स। हाँ, और स्क्रीन पर लाल रंग का एक टाइमर लगातार उल्टा चल रहा है, टिक टिक टिक। और इसी बीच उसमें कस्टमर के मैसेजेस भी तो लगातार पॉपअप हो रहे होते हैं ना, लाइक भैया लोकेशन कहाँ है, या और कितनी देर लगेगी मेरे ऑर्डर में। सही कहा। और उस वक्त उस राइडर के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हावी होती है, अपनी रेटिंग को किसी भी तरह बचाना। क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि इस डिजिटल दुनिया में उस एल्गोरिदम के पास कोई इमोशन या एम्पैथी नहीं है। वही ना, एल्गोरिदम को तो नहीं पता कि बाहर बारिश हो रही है या ट्रैफिक जाम है। बिल्कुल। गिग इकोनॉमी का एल्गोरिदम का बेसिक डिजाइन ही ऐसा है कि उस स्पीड को रिवॉर्ड करता है और थोड़ी सी भी देरी को बहुत बुरी तरह पनिश करता है। अगर एक राइडर सारे ट्रैफिक रूल्स ईमानदारी से फॉलो करने के चक्कर में लेट होता है, तो सीधी सी बात है कस्टमर उसे खराब रेटिंग देगा। और खराब रेटिंग का असर तो बहुत डायरेक्ट होता होगा। बहुत डायरेक्ट। खराब रेटिंग का सीधा मतलब है कि एल्गोरिदम उसे कल से कम ऑर्डर्स असाइन करेगा, और कम ऑर्डर्स का मतलब है उसकी दिहाड़ी आधी रह जाएगी। तो समझिए, वो राइडर किसी सड़क पर अचानक कट अपनी मर्जी या थ्रिल के लिए नहीं मार रहा है, वो एक्चुअली उस डिजिटल चाबुक के डर से आगे भाग रहा है। और यहाँ ना हम सब पर भी एक बहुत चुभने वाला सवाल उठता है एज अ सोसाइटी। क्या हम जो कस्टमर्स हैं, क्या हम भी इस जानलेवा लूप का हिस्सा नहीं है? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब हम रात को आराम से अपने सोफे पर बैठकर ऐप पर ऑर्डर करते हैं, हमें 30 मिनट में पाइपिंग हॉट खाना चाहिए, और अगर 65 मिनट लग गए
तो हम तुरंत कस्टमर सपोर्ट पे कंप्लेन कर देते हैं या उसको 1 स्टार दे देते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये किया ही है। तो क्या हम जाने अनजाने में उस यंग राइडर को वो रॉन्ग साइड लेने या रेड लाइट जंप करने के लिए फिजिकली मजबूर नहीं कर रहे सिस्टम के थ्रू? हम बिल्कुल इस सिस्टम का हिस्सा हैं। इफ़ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो आप देखेंगे कि इन डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनीज का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस ट्रिक पर टिका है। रिस्क ट्रांसफर वो कैसे? देखिए, कंपनी के ऐप का जो डेटा और डैशबोर्ड है वो हमेशा इन्वेस्टर्स के सामने एकदम क्लीन दिखेगा कि देखिए हमारी 95% डिलीवरीज बिल्कुल ऑन टाइम है। हाँ, उनकी पीआर तो ऐसी होती है। लेकिन उस ऑन टाइम रिकॉर्ड के पीछे जो सड़क पर एक्चुअली असली रिस्क था, वो रिस्क पूरी तरह से उस यंग राइडर के शरीर और उसकी पुरानी बाइक पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ओह, समझ गई। कस्टमर और कंपनी के बीच जो वो एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बनता है ऑर्डर प्लेस करते वक्त, उसमें राइडर की जान का रिस्क, उसके एक्सीडेंट का रिस्क कहीं भी किसी क्लॉज में दर्ज ही नहीं होता। वो उसका पर्सनल प्रॉब्लम बन जाता है। ये तो बहुत ही अनफेयर और क्रूअल है। और डिजिटल एल्गोरिदम्स का ये चेहरा देखने के बाद अगर हम थोड़ा और सोसाइटी के ग्राउंड लेवल पर आएं तो हमें इकोनॉमी और सर्वाइवल का एक और बहुत रॉ रूप दिखता है। आप डेली वेज और ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हैं? हाँ, जहाँ न तो कोई स्मार्टफोन ऐप है और ना ही कोई 5 स्टार रेटिंग का सिस्टम, बल्कि वहाँ तो सीधा उस दिन की रोटी का सवाल है। मैं उन हजारों ऑटो ड्राइवर्स या ई रिक्शा वालों की बात कर रही हूँ, राइट, जिनके लिए सड़क पर मिलने वाली हर एक सवारी उनके उस दिन के राशन के पैसे के बराबर होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। जब हम लोग अपनी पर्सनल एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे होते हैं तो सड़क किनारे खड़ी कोई सवारी या पेडेस्ट्रियन हमारे लिए सिर्फ एक आम इंसान होता है जिसे शायद रास्ता क्रॉस करना है। लेकिन जरा एक ऑटो ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखिए। उसके लिए वो इंसान वहां सिर्फ एक इंसान नहीं खड़ा है, उसके लिए वो एक लिटरली अपॉर्चुनिटी है। वो उसके अगले 2 टाइम के खाने का बंदोबस्त है। राइट। और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की जो हंगर और डेस्परेशन होती है वो हावी हो जाती है। बिल्कुल, वो डेस्परेशन इतनी पावरफुल होती है कि इंसान का जो नेचुरल रिस्क असेसमेंट सिस्टम होता है ना दिमाग का, वो काम करना बंद कर देता है। उस ड्राइवर को लगता है कि अगर मैंने 1 सेकंड की भी देरी की या गाड़ी स्लो की तो मेरे ठीक पीछे से आ रहा दूसरा ऑटो वाला उस सवारी को उठा लेगा। मतलब 1 सेकंड का लॉस और इनकम गायब। एग्जैक्टली। और इस टनल विजन के चलते इस डेस्परेट कंपटीशन में वो अपना रियर व्यू मिरर देखना पूरी तरह भूल जाता है और एकदम से गाड़ी सड़क के बीच में टर्न कर देता है या रोक देता है। जो कि हम देखते हैं रोज सड़कों पर। और मुझे लगता है ये ना किसी वीडियो गेम जैसा लगता है जहां अलग अलग प्लेयर्स के पास अलग अलग रूल्स है। वीडियो गेम? वो कैसे? मतलब सोचिए, एक प्लेयर के पास चीट कोड की वजह से अनलिमिटेड लाइव्स है और दूसरे प्लेयर के पास सिर्फ एक सिंगल लाइफ बची है और एनर्जी भी लो है। तो दोनों के गेम खेलने की स्ट्रैटेजी तो अलग होगी ना। ओह, आई सी। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। वही ना। और इसीलिए इस किताब में जब इस टक्कर का जिक्र होता है तो मुझे वो हिस्सा सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, जब उस ऑटो और किसी महंगी एसयूवी के बीच टक्कर होती है। हाँ, वहां हमें असिमेट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस यानी जोखिम की असमानता का सबसे कड़वा सच देखने को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि गलती भले ही किसी की भी हो, ऑटो वाले की ही क्यों ना हो, लेकिन उस टक्कर का जो इकोनॉमिक और मेंटल इम्पैक्ट है वो दोनों ड्राइवर्स के लिए आसमान और जमीन का फर्क रखता है। सही कहा। अब एसयूवी वाले केस को ले लीजिए। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसके लिए ये टक्कर क्या है? उसके लिए तो सिर्फ गाड़ी का एक डेंट है। एग्जैक्टली, एक डेंट। उसके पास फुल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, अच्छी डबल इनकम वाली जॉब है। वो क्या करेगा? अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में ड्रॉप करेगा, ऐप से एक प्रीमियम कैब बुक करेगा और आराम से अपने ऑफिस चला जाएगा। उसके लिए ये पूरा एपिसोड लाइफ में सिर्फ एक छोटी सी इनकन्वीनियंस, एक अनॉयंस। लेकिन वही दूसरी तरफ उस ऑटो ड्राइवर के लिए वो एक डेंट नहीं है, वो एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक डिजास्टर है। डिजास्टर से कम नहीं है। अगर उसकी वो ऑटो 1 हफ्ते के लिए भी रिपेयर के चक्कर में गैराज में खड़ी हो गई तो इसका मतलब है उस पूरे हफ्ते उसके घर में 1 रुपया नहीं जाएगा। बस वो रिपेयर्स का अलग से बड़ा खर्चा। हाँ, और रिपेयर का खर्चा उसे किसी मनी लेंडर से भारी ब्याज पर उधार लेने पर मजबूर कर देगा। तो सड़क हादसों का जो असली रियल वर्ल्ड नुकसान है ना, वो इस टेक्निकल बात से तय नहीं होता कि टक्कर कितनी जोरदार थी या इंडिकेटर किसने नहीं दिया। तो किस बात से तय होता है? वो इस बात से तय होता है कि फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली कौन उस झटके को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है, और मोस्टली वो कमजोर तबका ही इसमें पिस जाता है। ये पॉइंट वाकई ध्यान देने वाला है। हमने ये 3 अलग अलग सिनेरियोज देखे। ट्रक ड्राइवर का लॉजिस्टिक्स प्रेशर,
डिलीवरी राइडर का एल्गोरिदम का चाबुक और ऑटो ड्राइवर का फाइनेंशियल डेस्परेशन। तीनों अलग प्रेशर्स। ये सब हमें दिखाते हैं कि सड़क पर लोग लिटरल प्रेशर कुकर वाली मेंटल स्टेट में ड्राइविंग कर रहे हैं। लेकिन अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इन सब वेरिएबल्स को हटा देते हैं। मान लीजिए एक ड्राइवर बिल्कुल रिलैक्स्ड है, उसकी नींद पूरी 8 घंटे की हुई है, उस पर टाइम का कोई प्रेशर नहीं है, कोई एल्गोरिदम नहीं है, तो क्या वो कम्प्लीटली सेफ है? एंड यहाँ पर हमारी इस डिस्कशन का सबसे बड़ा और शॉकिंग एलिमेंट आता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हैं। हाँ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब क्या हो जब वो जमीन ही अपना वादा तोड़ दे जिस पर आप चल रहे हैं। यहाँ ड्राइवर की तो कोई गलती नहीं है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो खामियां है ना, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे इनविजिबल कारण है एक्सीडेंट्स का। हाँ, हर घर से एक सैनिक में चैप्टर 5 में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो हमारे पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के टूटे हुए तालमेल को बिल्कुल नंगा कर देते हैं। सही में। कैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे से बिल्कुल बात ही नहीं करता। वही ना, जैसे आप वो एग्जाम्पल देखिए कि एक डिपार्टमेंट महीनों की प्लानिंग और करोड़ों के टैक्स पेयर बजट से एकदम शानदार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चौड़ी सड़क बनाता है। लोग खुश हो जाते हैं। और फिर इनॉग्रेशन के ठीक 15 दिन बाद जल बोर्ड या टेलीकॉम वाला कोई दूसरा डिपार्टमेंट आता है और अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने के लिए उस पूरी ब्रांड न्यू सड़क को आगे से पीछे तक बीच में से खोद देता है। ओह गॉड, ये तो हर शहर की कहानी है। और फिर महीनों तक वो सड़क वैसी ही खुदी भी पड़ी रहती है, गड्ढे और मिट्टी के साथ। बिल्कुल। या फिर हम लोग वो क्लासिक एग्जाम्पल देख लें जो इंडिया में काफ़ी कॉमन हो गया है। एक लंबा चौड़ा फ्लाईओवर या ब्रिज बनता है जिसे फाइनलाइज होने में सालों लग जाते हैं। हाँ, लेकिन जब रिबन कटता है और वो प्रैक्टिकली आम जनता के लिए चालू होता है तो पता चलता है कि ट्रैफिक को शहर के इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शंस पर उतारने के लिए उसमें कोई प्रॉपर एग्जिट रैम्प्स ही नहीं दिए गए हैं। मतलब गाड़ी ऊपर तो चढ़ गई पर नीचे कहाँ उतरे। ये तो कॉमन सेंस का पूरा फेलियर है। और ये सिर्फ 2 सरकारी विभागों के बीच की अनबन या कम्युनिकेशन की कमी नहीं है। ये प्रैक्टिकली लोगों की जान के साथ रोजाना खेला जा रहा जुआ है। सही बात है। अगर हम स्पेसिफिकली हाईवेज की बात करें ना, तो हाईवे का पूरा कोर कॉन्सेप्ट ही एक इम्प्लिसिट प्रॉमिस यानी एक वादे पर टिका होता है। वादा? कैसा वादा? जब आप किसी टोल बूथ पर खड़े होकर टोल टैक्स देते हैं और आपके सामने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट का एक बड़ा सा ग्रीन बोर्ड आता है, तो उस वक्त वो हाईवे आपसे लीगली वादा कर रहा है कि आप इस स्पीड पर अपनी फैमिली के साथ बिना रुके और सेफली चल सकते हैं। अचानक रास्ते का वो लंबा हिस्सा शुरू हो जाता है जहाँ स्ट्रीट लाइट्स पिछले 6 महीने से काम ही नहीं कर रही हैं, एकदम अंधेरा। एग्जैक्टली। और 100 की उस हाई स्पीड पर एक आम इंसान के पास फिजिकली रिएक्ट करने के लिए आधा सेकंड भी नहीं होता। ब्रेक लगाएंगे तो पीछे वाली गाड़ी टकराएगी। वहां उस पॉइंट पर उस एग्जैक्ट सेकंड पर वो हाईवे ड्राइवर से किया अपना वो वादा तोड़ देता है। और फिर जब न्यूज आती है तो कहा जाता है कि ओवर स्पीडिंग से एक्सीडेंट हुआ। ये कैसा लॉजिक है? वही तो ट्रेजेडी है। और इसके अलावा एक और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन तब पैदा होती है जब एक बड़ा नेशनल एक्सप्रेसवे या चौड़ा हाईवे किसी छोटे गांव के बिल्कुल बीच से गुजरता है। ओके, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? यहाँ दरअसल 2 बिल्कुल अलग-अलग लॉजिक्स आपस में बहुत बुरी तरह से टकराते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। हाईवे का लॉजिक और गांव का लॉजिक, इन दोनों में टकराव का एग्जैक्ट मतलब क्या है? समझिए इसको। हाईवे का जो पूरा इंजीनियरिंग डिजाइन है वो काइनेटिक एनर्जी और बिना रुके कंटिन्यूअस सफर तय करने के प्रिंसिपल पर आधारित है। उसका सिंगल लॉजिक है तेज गति, स्पीड, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फास्टेस्ट रूट। हाँ, अनइंटरप्टेड फ्लो। लेकिन वही दूसरी तरफ उस गांव की रोजमर्रा की जो साधारण जिंदगी है उसका एक बिल्कुल अलग सोशियो इकोनॉमिक लॉजिक है। राइट। और जब इन दोनों आमने सामने वाले लॉजिक्स के बीच कोई प्लानिंग या सामंजस्य नहीं बिठाया जाता, मतलब वहां न तो गांव वालों के लिए कोई सर्विस रोड दी जाती है, न कोई सेफ अंडरपास, और ना ही क्रॉस करने के लिए कोई फुट ओवर ब्रिज बनाया जाता है। हाँ, कुछ नहीं, बस 2 दुनिया एक ही सरफेस पर छोड़ दी जाती हैं। तो नतीजा क्या होगा? ये दोनों पैरेलल दुनियाएं एक दूसरे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ब्रूटल स्पीड पर टकराती हैं। बिल्कुल। और ऐसी डरावनी सिचुएशन में जब कोई हादसा होता है, जब कोई किसी गाड़ी के सामने आ जाता है, तो सच में हम उसे टेक्निकल टर्म्स में एक्सीडेंट या इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं कह सकते। किसी भी हालत में नहीं। जब आप एज ए सिस्टम 2 ऐसी ऑपोजिट जरूरतों को एक ही जमीन पर बिना किसी मिनिमम सेफ्टी लेयर या डिजाइन के छोड़ देते हैं,
तो वो जो रोड किल या खून खराबा होता है ना, वो कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो महज एक तय नतीजा या इनएविटेबल आउटकम होता है। द डिजाइन वाज बिल्ट टू फेल। पर एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं आपसे ना एज अ सिटीजन एक बहुत ही डायरेक्ट और लॉजिकल सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए ना। अगर सड़क बनाने वाले इन बड़े बड़े विभागों की आपस में कोई प्रॉपर बातचीत नहीं होती है, अगर डिजाइन का लेवल ग्राउंड रियलिटी पर इतना ही खराब और डिस्कनेक्टेड है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा सिस्टम हर कदम पर फेल ही हो रहा है, तो फिर हर चौराहे पर पुलिस वाले नए नए एआई कैमरास लगाकर सिर्फ आम ड्राइवर का ही चालान क्यों काट रहे हैं? टीवी न्यूज चैनल से लेकर ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट तक हर जगह पूरी की पूरी गलती उस आम ड्राइवर पर ही क्यों थोपी जाती है? वही तो। क्या ये बड़े सिस्टम का अपना खुद का फेलियर छुपाने का और अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका नहीं है? देखिए, आपने ना बिल्कुल इस प्रॉब्लम की सही नब्ज पकड़ी है। यही इस पूरे रोड सेफ्टी सिस्टम का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, सबसे बड़ा विरोधाभास। होता क्या है कि जब सड़क सुरक्षा के मैटर में मैक्रो प्लानिंग और ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन के बीच का वो नाजुक लिंक टूट जाता है, तो जो टॉप लेवल के लोग एसी कमरों में बैठकर नीतियां बना रहे हैं, उन पर सिस्टम की कोई आंच नहीं आती, उनका अप्रेजल हो जाता है। राइट, सब फाइल में ठीक रहता है। हाँ, जो अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही होती है, वो चुपचाप सिस्टमैटिकली ऊपर के ब्यूरोक्रेसी लेवल से शिफ्ट होकर सड़क पर चल रहे उस ऑर्डिनरी टैक्स पेयर ड्राइवर पर आ गिरती है। ओह माय गॉड, यानी जो व्यक्ति एक्चुअली खुद उस खराब सिस्टम का शिकार हुआ है गड्ढे की वजह से, एंड में फाइन भी वही भरता है और उसी को सिंगल हैंडेडली मुजरिम बना दिया जाता है। एग्जैक्टली, और इससे सिस्टम का स्टेटस को मेंटेन रहता है, उन्हें एक बलि का बकरा मिल जाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और सैड रियलिटी है। वैसे इसी सब के कॉन्टेक्स्ट में किताब में हमारी सरकार के विकसित भारत 2047 वाले विजन का भी स्पेसिफिकली जिक्र किया गया है, जो हम अक्सर खबरों में सुनते हैं। हाँ, एक बहुत क्रिटिकल रेफरेंस है वो। अगर हम इस टैग को किसी भी पॉलिटिकल चश्मे से ना देखें, न्यूट्रल तरीके से विशुद्ध रूप से सिर्फ एक टारगेट या लक्ष्य के तौर पर इवैल्यूएट करें, तो चैप्टर 5 का लॉजिक वहां बहुत साफ तरीके से अप्लाई होता है। सिर्फ इसलिए विकसित नहीं कहलाता क्योंकि वहां देश भर में हजारों टन कंक्रीट डाल दिया गया है या हाईवे पर बहुत सारी मल्टीपल लेन्स बना दी गई हैं। वही ना, सिर्फ इंफ्रा बजट एलोकेट करने से बात नहीं बनती। असली विकास का मतलब कुछ और है। विकास का असली और जमीनी मतलब है कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन लाइफ की सच्ची कद्र। एक बहुत चौड़ी और एस्थेटिकली शानदार सड़क का कोई मतलब या वैल्यू नहीं रह जाता अगर ग्राउंड लेवल पर वो लोगों की एक्चुअली जान बचाने की नीयत से डिजाइन नहीं की गई है। एग्जैक्टली, अगर उस शानदार रोड पर चलते हुए पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है, तो वो विकास नहीं है, वो सिर्फ एक विजुअली अपीलिंग लेकिन डेडली और डेंजरस पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने इसको परफेक्टली सम अप किया है। तो चलिए, अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के अलग अलग धागों को एक साथ समेटें, तो हर घर से एक सैनिक का ये जो चैप्टर 5 है, ये हमें लिटरली एक माइंड शिफ्टिंग नजरिया देता है। हमें दिखाता है कि सड़क पर जो भी विजिबल गलतियां होती हैं, वो हर बार इसलिए नहीं होती कि किसी को ट्रैफिक रूल तोड़ने में थ्रिल मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके पीछे ढेरों अदृश्य कारण है। सही कहा। फिर चाहे वो एक कमर्शियल ट्रक ड्राइवर हो जिसे 72 घंटे में हर हाल में बॉक्स डिलीवर करना है, वरना उसके बच्चे भूखे रहेंगे, या फिर एक फूड डिलीवरी बॉय जिसकी गर्दन पर एल्गोरिदम का इनविजिबल चाबुक लगातार चल रहा है, और वो ऑटो ड्राइवर जिसे सरवाइव करने के लिए हर सिंगल सवारी चाहिए। हाँ, और इन सब लोगों के ठीक नीचे वो इनकम्प्लीट और टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रास्ते में किसी भी वक्त फेटल धोखा दे सकता है। राइट। ये सभी एलिमेंट जब एक साथ आते हैं, तो ये मिलकर हमारी सड़कों को एक ऐसा हाईली टॉक्सिक और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट बना देते हैं जहां एंड ऑफ द डे एक आम इंसान से गलती होना एकदम तय है। लेकिन यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, एक बहुत जरूरी कैविएट या वार्निंग देना भी हमारी ऑडियंस को जरूरी है। हाँ, बोलिए ना। इस पूरी डीप डाइव और एनालिसिस का मतलब ये कतई नहीं है कि हम सड़क पर होने वाली इंटेंशनल लापरवाहियों को किसी भी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। वो एकदम सही बात याद दिलाई आपने। सिस्टम की जो इंस्टीट्यूशनल खामियां हैं, उनको समझने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या व्यक्तिगत जिम्मेदारी से पूरी तरह मुंह मोड़ लें। एग्जैक्टली। देखिए, शराब पीकर ड्राइव करना या सोशल मीडिया लाइक्स के लिए सड़क पर बेवजह डेंजरस स्टंट्स करना, ये स्टंट्स कंप्लीटली गलत और इनएक्सक्यूजेबल हैं।
टू व्हीलर पर हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और स्पीड लिमिट का पालन करना आज भी हमारी ही मोरल और लीगल जिम्मेदारी है। वही तो, हमारा इस डीप डाइव का प्राइमरी मकसद सिर्फ ये था कि हम इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की असली जड़ों तक पहुंचें, ताकि जब भी हम लोग एक सोसाइटी की तरह कोई एक्चुअल समाधान खोजने निकलें तो हमारा फोकस सिर्फ रैंडम चालान काटने और पेनल्टी वसूलने तक ना रुक जाए, बल्कि हम रूट कॉज सिस्टम को भी फिक्स करने की डिमांड करें। बिल्कुल, ताकि ब्लेम गेम बंद हो और रियल सॉल्यूशंस आए। तो चलिए आज के इस थॉट प्रोवोकिंग डीप डाइव को रैप अप करते हुए मैं अपने सभी लिसनर्स के लिए एक फाइनल थॉट छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमने एपिसोड की शुरुआत में बात की थी ना कि कैसे हम हमेशा सिर्फ फॉल या सामने वाले की एक इमीडिएट गलती को ही देखते हैं। हाँ, जज बन जाते हैं। राइट। तो अगली बार जब हम सब सड़क पर हों और मान लीजिए हमारे ठीक आगे कोई भारी भरकम ट्रक थोड़ा अजीब तरह से या स्लो स्पीड में फ्लक्चुएट करता हुआ चल रहा हो, या फिर कोई बेचारा डिलीवरी राइडर फूड पार्सल के साथ हड़बड़ाहट में हमारी एसयूवी के बगल से एक शार्प कट मारता हुआ आगे निकल जाए। हाँ वही, तो क्या तब हम सिर्फ गुस्से में अपना जोर से हॉर्न बजाकर उसको शीशे से गाली देकर आगे बढ़ जाएंगे, या फिर हम रुककर सिर्फ एक पल के लिए उस अदृश्य जाल या मैट्रिक्स को याद करेंगे जिसमें वो और हम दोनों लोग अनजाने में फंसे हुए हैं? ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। राइट। क्या सिर्फ उस इनविजिबल प्रेशर को जेन्युइनली समझ लेने भर से हमारी खुद की ड्राइविंग और हमारे रिएक्शन में थोड़ी सी और पेशेंस, थोड़ी सी और सहनशीलता या शायद थोड़ी सी और इंसानियत आ सकती है? मेरा फॉर्मली मानना है कि अगर हम लोग सड़क पर इस थोड़ी सी एम्पैथी या सहानुभूति के साथ गाड़ी चलाना शुरू कर देना, तो बिना किसी नए रूल के भी हम शायद खुद को और अपने आसपास वालों को थोड़ा और सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम आखिरकार ये डीपली समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति शायद आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रहा, बल्कि वो दरअसल खुद के आर्थिक हालात से लड़ रहा है, तो हमारा जो वो इंस्टेंट रोड रेज वाला गुस्सा होता है ना, वो खुद ब खुद थोड़ा कम हो जाता है। 100%। तो बस अपना और दूसरों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और सड़क पर सिर्फ अपनी लग्जरी गाड़ी को ही नहीं, बल्कि दूसरों के सर्वाइवल की मजबूरी को भी थोड़ी सी जगह जरूर दीजिए। आज के इस इंसाइटफुल डीप डाइव में हमारी तरफ से बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में।